नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। आज हम पढ़ रहे हैं एनटीए से संबंधित नेट 25 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 10 में अशोक के प्रमुख शिलालेख, स्तंभलेख तथा मौर्योत्तरकालीन अभिलेखों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। हम शुरू करते हैं मौर्य एवं मौर्योत्तरकालीन जो अभिलेख हैं इनसे संबंधित प्रश्न और उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, कौन इनको समझ पाया था? तो वह है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। याद रखना, सबसे पहले कब पढ़ा था? 1837 में। दूसरा प्रश्न है हमारा कि अशोक का व्यक्तिगत नाम कहाँ प्राप्त होता है, यानी कि कौन से अभिलेखों में प्राप्त होता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है कि कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ पर है, यानी कि कौन से शिलालेख में वर्णित है? तो 13वें शिलालेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लिखित, ये 13वें शिलालेख में अशोक का जो है कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं अशोक के अभिलेख संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो धर्म से संबंधित हैं, यानी अभी जो अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें धर्म से संबंधित बातें लिखी गई हैं, यह इसका तात्पर्य हुआ। आगे हम देखते हैं कि किस राजा के अभिलेखों में राजुक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है? तो वह अशोक जो राजा है इन्हीं के अभिलेखों में राजुक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। अब प्रश्न है हमारा कि अशोक के अभिलेखों की भाषा है, कौन सी भाषा है? तो प्राकृतिक भाषा है। याद रखना, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह दोनों प्रश्न आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अशोक के जो अभिलेख हैं वह प्राकृतिक भाषा में हैं और जो लिपि है उनकी वह ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि को ही देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। अशोक के प्रथम शिलालेख की विषय वस्तु क्या थी? तो पशु बलि की निंदा। प्रथम शिलालेख, याद रखना, कौन से शिलालेख की बात चल रही है? यहाँ पर प्रथम शिलालेख की बात चल रही है। प्रथम शिलालेख की जो विषय वस्तु है वह क्या है? पशु बलि की निंदा। याद रखना। दूसरा आगे वाला क्वेश्चन है हमारा कि धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, कौन से शिलालेख में मिलता है? तो पंचम शिलालेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अभिलेखों में अशोक का नाम है, किस प्रकार का नाम है अशोक का? तो देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय किसको कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। आगे देखते हैं धम्म शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है धम्म शब्द? प्राकृतिक भाषा से, प्राकृत भाषा से। किससे संबंधित है? प्राकृत भाषा से। याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं अशोक ने सभी संप्रदायों की सार वृद्धि पर बल दिया था, कौन से शिलालेख में बल दिया था? तो 12वें शिलालेख में बल दिया था। चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्र का उल्लेख है, यानी कि जो के चोल वंश है, पांड्य वंश है, केरल पुत्र जो सती पुत्र हैं, इनका जो वर्णन है वह कौन से शिलालेख में है? तो वह द्वितीय शिलालेख में इनका वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद हम चलते हैं तो युक्त राजुक एवं प्रादेशिक का उल्लेख है, कहाँ पर है युक्त राजुक और प्रादेशिक का उल्लेख? तो तृतीय शिलालेख में इनका उल्लेख मिलता है। धम्म महामात्र का कार्य था, क्या था धम्म महामात्र का कार्य? धर्म का प्रचार करना तथा जनता की समस्याओं को सुलझाना। अशोक के स्तंभ लेख मिले हैं, याद रखना, कौन सी लिपि में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में, केवल ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अशोक का विदेशी राज्यों के साथ संबंध का उल्लेख है, 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। अशोक का विदेशी राज्यों के साथ संबंध का उल्लेख कहाँ पर है? तो 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। धम्म प्रचार का उद्देश्य था, क्या था धर्म प्रचार का उद्देश्य? प्रजा का नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना। रुम्मिनदेई अभिलेख संबंधित है, रुम्मिनदेई अभिलेख कहाँ से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। अशोक द्वारा नहर व्यवस्था करने का उल्लेख कहाँ पर प्राप्त होता है? तो रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में प्राप्त होता है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में अशोक द्वारा नहर व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है। अशोक के अपने शासनकाल के 20वें वर्ष यानी लुम्बिनी 20वें वर्ष में लुम्बिनी यात्रा का वर्णन है, कौन से शिलालेख में है? तो रुम्मिनदेई स्तंभ लेख जो है उसमें अशोक के शासनकाल के 20वें वर्ष में जो लुम्बिनी यात्रा हुई थी उसका वर्णन देखने को मिलता है। अशोक के 14 अभिलेख कहाँ पाए जाते हैं? गिरनार में पाए जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य
और अशोक दोनों का नाम उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है दोनों का नाम उल्लेख? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इन दोनों का वर्णन एक साथ कहाँ पर प्राप्त होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त होता है। धम्म महामात्र थे। धम्म महामात्र क्या थे? तो धम्म महामात्र अधिकारी थे। धम्म घोष की नीति थी। किसकी नीति थी धम्म घोष? अशोक की नीति थी। इसके बाद हम चलते हैं, रुम्मिनदेई स्तंभ किसके शासनकाल का है? तो यह अशोक के शासनकाल का है। रुम्मिनदेई जो स्तंभ है यह अशोक के शासनकाल का है। इसके बाद किस शासक ने अपने को प्रिय कहलाया था या किसका प्रिय कहलाया था? तो जैसे हमने आपको बताया था कि देवा नाम प्रिय अशोक को कहा जाता है और अशोक ने ही यह कहलवाया था। इसलिए देवा नाम प्रिय से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आता है तो आपको वहाँ पर अशोक का ही नाम लिखना है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, ब्राह्मी लिपि को ही देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। अशोक का उसके शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख है? अशोक का उसके शिलालेखों में प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख मिलता है। याद रखना, प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख मिलता है। किस अधिकारी को महिलाओं की देखरेख का कार्य सौंपा गया था? याद रखना, किस अधिकारी को? तो इतिझक महामात्र के नामक जो अधिकारी हुआ करते थे उनको महिलाओं की देखरेख का कार्य सौंपा गया था। इसको स्त्री अध्यक्ष महामात्र भी कहते थे। अशोक के किस शिलालेख में कराधान का वर्णन प्राप्त होता है? याद रखना, रुम्मिनदेई का जो अभिलेख है इसमें कराधान का वर्णन प्राप्त होता है। अशोक के टोपरा स्तंभ को कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा स्तंभ, याद रखना, टोपरा स्तंभ को कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक इसको लेकर के आया था। सबसे पहले किस राजा का अभिलेख पढ़ा गया था? तो सबसे पहले अशोक का अभिलेख पढ़ा गया था। सबसे पहले किसका अभिलेख पढ़ा गया था? अशोक का अभिलेख पढ़ा गया था। सबसे पहले अशोक का अभिलेख कब पढ़ा गया था? 1837 में सबसे पहले अशोक का अभिलेख पढ़ा गया था। संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख रुद्रदामन जो कि शक शासक का है, किसका है? सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख रुद्रदामन शक शासक का, राजा शक वंश का जो राजा था रुद्रदामन, इसका जूनागढ़ जो अभिलेख है 150 ईस्वी में लिखा गया था। यह सबसे पहला संस्कृत भाषा में लिखित अभिलेख है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में वर्णित झील है। कौन सी झील का वर्णन है? सुदर्शन झील का वर्णन प्राप्त होता है। कौन सी झील का वर्णन प्राप्त होता है? सुदर्शन झील का। आगे वाला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, मौर्य एवं मौर्योत्तरकालीन जो हमारी महत्वपूर्ण स्तंभ से संबंधित अभिलेखों से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। इसमें हमारा अंतिम प्रश्न है, खारवेल के हाथी गुम्फा का अभिलेख वर्णित है और जो वर्णित है उसका धर्म क्या है? यानी जिसका है हाथी गुम्फा में किसका वर्णन है? अशोक का है। तो अशोक का धर्म कौन सा है? यहाँ के हाथी गुम्फा के अभिलेख में जैन धर्म है। याद रखना, यहाँ पर जो इसका धर्म है, विशेष बात यहाँ पर कही गई है, हाथी गुम्फा खारवेल के अभिलेख में जैन धर्म का बताया गया है। साथियों, अंतिम तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद सभी का।